Here Kanika, I welcome you all to my YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो आज हम फिजिक्स का अनदर इंपॉर्टेंट लेने वाले हैं टॉपिक, वो है फिजिकल लॉज। देखिए फिजिक्स एक, मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में बताया कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो नेचर में होने वाली चीजों को स्टडी करती है कि व्हाई द फिनोमेना आर हैपनिंग एंड हाउ दे आर हैपनिंग, नेचुरल फिनोमेनास। तो बेसिकली फिजिक्स का मेन रोल क्या होता है? फिजिक्स का मेन रोल है नेचर में उस नेचर के जो सीक्रेट्स हैं उनको अनलॉक करना। ओके, मतलब नेचर में जो हो रहा है उसके पीछे का रीजन पता लगाना, ये फिजिक्स का मेन एम होता है। एक्सप्लोर करना नेचर को, यही ब्रांच हमारी फिजिक्स होती है जो नेचर को एक्सप्लोर करती है। ओके, अब साइंटिस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से लेकर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल तक लगे हुए हैं उनके पीछे के रीजंस को, उनको स्टडी करने, मतलब दे आर इन्वेस्टिगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से लेकर, माइक्रोस्कोपिक मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, इनसे लेकर बड़े बड़े प्लैनेट्स के बीच में जितने भी हमारे पास चीजें हैं, छोटे से लेकर बड़ी तक, हर एक चीज के पीछे साइंटिस्ट लगे हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स करने, इन्वेस्टिगेशंस करने। अब सदियों से आज ही इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही हैं, सदियों से ये इन्वेस्टिगेशंस होती आ रही हैं। ओवर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ, मतलब बहुत साल पहले ये इन्वेस्टिगेशंस, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने शुरू कर दिए थे। अब देखिए, मान लो एक एक्सपेरिमेंट एक बार किया तो कुछ हमें रिजल्ट मिला, कोई फैक्ट, साइंटिस्ट को, जो भी रिसर्चर है उसको एक फैक्ट मिला, फिर उसने वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। ऐसे उसने वो एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 100 साल वो एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ और वो फैक्ट, वो रिजल्ट हमें मिला हर एक एक्सपेरिमेंट में। समझ आ गई? मतलब हमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट मिले एक्सपेरिमेंट्स से। अब वो जो डिफरेंट फैक्ट हमें मिले ना एक्सपेरिमेंट से, वो फैक्ट हर बार वो ट्रू माना गया। समझ आ? मतलब एक चीज अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट में पाई तो वो चीज, वो फैक्ट, वो रिजल्ट मुझे वो एक्सपेरिमेंट 100, 1000, लाखों बार करने पर वही, आज भी 100 साल बाद भी, यहां पर भी, फ्रांस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, दिस इज ट्रू। तो वो जो हमारे पास फैक्ट को एक स्टेटमेंट दी गई, वो स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल टूल्स भी यूज किए गए, वो फैक्ट को एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट होती है फिजिकल लॉस। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लॉ बना दिया गया। ओके, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास आता है कि इस नेचर में जितनी भी फिजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, अब अगर मुझे उस प्रोसेस के बारे में पढ़ना है तो मुझे अच्छी तरह से स्टडी करना होगा कि उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, कौन से पार्टिकल्स उसमें एक्सपीरियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं एक प्रोसेस को पढ़ रही हूं, उसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्वांटिटीज, उसके अंदर दो तरह की क्वांटिटीज हो सकती हैं। एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटीज और एक होती है वेरिएबल क्वांटिटीज। कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज ना हो, वो क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही किसी एक नेचुरल फिजिकल प्रोसेस में, उसको कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट मतलब स्थिर, इट इज नॉट चेंजिंग। कांस्टेंट को हम कंजर्व्ड क्वांटिटीज भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द कंजर्व्ड क्वांटिटी। ओके, वेरिएबल मतलब जो टाइम के साथ एक फिजिकल प्रोसेस में चेंज हो रही है, उसको कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, विच इज कांस्टेंट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट वेरिएबल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनके एग्जांपल्स, कांस्टेंट क्वांटिटी का एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूं कि अगर आपने कोई चीज, मान लो एक बॉल है, उसको आपने फ्री फॉल कराया अर्थ, हमें पता है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं। तो जब एक बॉल फ्री फॉल होगी, अट्रैक्ट होगी अर्थ की तरफ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो क्या होगा, यहां पर हमने एनर्जी इसकी नोट करी। देखिए, जब एक बॉल फॉल हो रही है ना, तो उसके अंदर वेलोसिटी है और वो कुछ हाइट पर है, तो दो तरह की एनर्जीज वो एक्वायर करती है बॉल। वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी एक्वायर करती है वो है काइनेटिक एनर्जी, और अपने पोजीशन की वजह से जो वो एनर्जी एक्वायर करती है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल नोट की, काइनेटिक नोट की, टोटल एनर्जी निकाल ली इस पॉइंट पर। ओके, फिर हमने इस पॉइंट पर भी नोट की टोटल एनर्जी, वो कैसे होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एट दिस पॉइंट।
फिर हमने इस पॉइंट पर भी नोट की, इस पॉइंट पर भी, जब वो अर्थ पर पहुंच गया इस पॉइंट पर भी हमने डिफरेंट पॉइंट्स पर नोट की और ये पाया गया कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। इस पॉइंट पर भी सम काइनेटिक और पोटेंशियल का सम वही आ रहा है जो यहां पर था, जो यहां पर था, जो यहां पर था, मतलब हर एक पॉइंट पर उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई। सम जो काइनेटिक और पोटेंशियल का है वो सेम है। तो यहां पर इस वाले केस में क्या हो गया, इस वाले प्रोसेस में क्या हो गया, टोटल एनर्जी विच इज बिकॉज इट इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज नोन एज द कंजर्व्ड क्वांटिटी। ओके, नाउ वेरिएबल फिजिकल प्रोसेस में वेरिएबल क्वांटिटी, जैसे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल से एग्जांपल दूं तो बारिश के समय जब हवा चल रही होती है तो डायरेक्शन ऑफ विंड इज चेंजिंग, सो इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, और स्पीड ऑफ द विंड इज चेंजिंग, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी इन दैट प्रोसेस। ओके, तो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हो गई, कांस्टेंट क्वांटिटीज एंड वेरिएबल। तो वो लॉज जो हमें ये बताते हैं कि हमारे नेचर में कौन सी कंजर्व्ड क्वांटिटीज हैं, कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व्ड हैं, वो है कंजर्वेशन लॉज। देखिए बच्चों, कंजर्वेशन लॉज जो है हमारे पास, ये हम प्रूव नहीं कर सकते, हम इनको प्रूव नहीं कर सकते कि इनका प्रूफ दो, हम प्रूव नहीं कर सकते, बट हम इनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, हम इनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो कंजर्वेशन लॉज में सबसे पहला कंजर्वेशन लॉ है मेरे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। कोई भी फिनोमिना हो रहा है वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है कि एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दैट प्रोसेस, व्हाटएवर द प्रोसेस इज अकरिंग इन आवर नेचर। ओके, नाउ हम एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी हमारे यहाँ पर अराउंड हम देख सकते हैं। लाइट एनर्जी, ये रोशनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है। ओके, हीट एनर्जी, रब करो गर्म हो गया, हीट एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है, मस्कुलर एनर्जी, मैंने इसको धक्का लगाया मेरे पास मस्कुलर एनर्जी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी की। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमें ये पता चल गया एनर्जी की एक फॉर्म नहीं है, एनर्जी अलग अलग रूप में इस नेचर में एग्जिस्ट करती है। अब ये लोग ये कहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की, अगर ये यूनिवर्स की पूरी एनर्जी है तो इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी इज कांस्टेंट। इस पूरे ब्रह्मांड की अंदर जितनी भी एनर्जीज है, जितनी भी तरह की एनर्जी, उनका सम कर दें, दैट नेवर चेंजेस। ओके, मतलब इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी में से हम थोड़ी सी एनर्जी बिल्कुल गायब भी नहीं कर सकते और थोड़ी सी एनर्जी यूनिवर्स में एड ऑन भी नहीं कर सकते। एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दिस इज इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैंने इसको धक्का लगाया, ओके, मतलब इसको छोड़ो, अब मैंने अपने हैंड्स रब किए, ओके, तो मैंने अपनी मस्कुलर एनर्जी का ऐसे ऐसे कर रही हूं मैंने अपनी मस्कुलर एनर्जी जो मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी है उसका यूटिलाइज करा, तो वो तो मेरी खर्च होगी। तो मैं तो यहां पे कह रही थी कि एनर्जी जो है वो गायब नहीं की जा सकती, खर्च नहीं की जा सकती, और वो क्या होता है उसका एड ऑन भी नहीं किया जा सकता, बट मैंने तो खर्च की। जो मैंने यहाँ पे एनर्जी खर्च की है वो गायब नहीं होगी, वो किसी और रूप वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। गेटिंग माई पॉइंट, कि मतलब मैं जो काम कर रही हूं वो मेरी मैकेनिकल, वो मेरी मस्कुलर एनर्जी है, ये मेरी मस्कुलर एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट होगी, ये गर्म हो गया हीट एनर्जी में। मतलब एनर्जी, जब हमें लगा कि एनर्जी तो गायब हो गई, मेरी मस्कुलर एनर्जी गायब हो गई, वो गायब नहीं हुई, वो किसी दूसरी, उसने अपना रूप चेंज कर लिया, वो किसी दूसरी फॉर्म में आ गई। मस्कुलर से किस में आ गई, हीट में, ये गर्म हो गया ना, मस्कुलर से हीट में आ गई। मतलब इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, पर एनर्जी जो है हम उसको ना ही तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज दी फर्स्ट, दिस इज दिस लॉ। ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक बॉल है उसको हमने किक किया, एक बॉल को हमने किक किया, तो हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी लगाई और बॉल मूव करने लग गई। और जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, कोई बॉडी मूव करती है, तो उसके अंदर एनर्जी, उसके मोशन की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई बॉल के अंदर। ओके, तो हमारी मस्कुलर एनर्जी जो हमने किक करने में लगाई है वो कहां गई, गायब नहीं हुई, वो दूसरी फॉर्म में, उसने अपना रूप बदल लिया, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। ओके, इसी तरह
तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम एक फ्री फॉल बॉडी फॉर एग्जांपल बॉल को अर्थ की तरफ गिरते हैं, उसके पास दो एनर्जीज होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द हाइट अटेन्ड फ्रॉम द अर्थ। सो the sum of the total energy, that is the sum of kinetic and potential, is constant at every point. अगर हमने ये बॉल को फेंका तो हर एक पॉइंट पर the total energy is constant. ठीक है, अगर हम बिल्कुल टॉप की बात करें तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। टॉप की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी बिकॉज टोटल इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जीरो प्लस पोटेंशियल इज पोटेंशियल। सो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मैक्सिमम एट टॉप बिकॉज हाइट अटेन्ड इज मैक्सिमम एट टॉप। And when it is coming down, the potential energy starts converting into kinetic energy, but the sum is constant. समझ आ गई मेरी बात? मान लो अगर ये हमारे पास है 0 टॉप पर, ये है 7, फिर ये बढ़नी शुरू हो गई, ये 6 हो गई, ये 2 हो गई, ये 4 हो गई, 5 हो गई। इस तरह से जब हम बिल्कुल जमीन में बॉल पहुंच जाएगी तो हाइट अटेन्ड इज 0, सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0 और काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। मतलब सबसे ऊपर काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम। ओके, फिर उसके बाद काइनेटिक बढ़ती जाएगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, अट्रैक्ट कर रहा है उसको अर्थ बॉल को, पोटेंशियल कम होती जाएगी। बिल्कुल नीचे आने पर पोटेंशियल 0 हो गई, काइनेटिक मैक्सिमम हो गई। मतलब जो हमारे पास ऊपर पोटेंशियल थी वो सारी के सारी बिल्कुल नीचे काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत साल तक ये सोचा गया कि मास भी कंजर्व्ड है, इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी अगर कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, तो इस पूरे यूनिवर्स का मास भी कांस्टेंट है, वो भी कंजर्व्ड है। पर मतलब बहुत साल तक इस लॉ को चैलेंज नहीं किया गया। पर उसके बाद ये ऑब्जर्व की गई चीज, जैसे हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक न्यूक्लियस जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था न्यूक्लियर फोर्स में कि न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होते हैं जिस वजह से न्यूक्लियस टूट जाता है और हमें मोर स्टेबल न्यूक्लियस देता है। ये है मोर स्टेबल न्यूक्लियस, इसने दिया। ओके, ये कोई डिके हुआ, साथ में और पार्टिकल्स भी निकले, ओके, एनर्जी भी निकली। तो ये पाया गया अगर मैं इस न्यूक्लियस जो मेरे रिएक्टेंट वाले साइड पे है उनका अगर मैं मास ले लूं, टोटल कर लूं, और जो मेरे प्रोडक्ट निकले उनका अगर मैं मास टोटल कर लूं तो वो इक्वल नहीं है। मतलब प्रोडक्ट का मास कम है और रिएक्टेंट का मास अगर टोटल मास में लूं वो ज्यादा है, इसका ज्यादा, इन सबका मिला के कम। इसका मतलब मास जो है वो गायब हो गया। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कहते हैं मास तो गायब हो ही नहीं सकता। फिर वो कहां गया? ये क्वेश्चन राइज हुआ कि फिर वो मास कहां गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिए हुआ क्या, फिर उसके बाद ये चीज पाई गई कि मास जो होता है ना वो अपने आप में ही एक एनर्जी है। मतलब मास जो है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर जो डिक्रीज आया ना मास में, अगर यहां पे मास हमारे पास था मान लो 70, यहां पे वो 60, तो 10 कहां गया? 10 एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जो हमें साथ में इस प्रोडक्ट के साथ में मिलती है। मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे जर्मन फिजिस्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 अर्ली 20th सेंचुरी में एक इक्वेशन दी जो कि ये बताता है कि अगर इतना मास है आपके पास, 1 किलोग्राम मास है, तो इससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, या इतनी एनर्जी है तो इसके इक्विवेलेंट कितना मास है। उस इक्वेशन को जो हमें बताता है कि इतना मास इतने एनर्जी के इक्विवेलेंट है या इतनी एनर्जी इतने मास के इक्विवेलेंट है, उसको कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या बोला जाता है उसको? मास एनर्जी इक्विवेलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी साइंस इस इक्वेशन पे चल रही है आजकल। ओके, और वो इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, एंड दैट इज E is equals to mc स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास मास m है, ठीक है, तो उससे हम कितनी एनर्जी बना सकते हैं? उस मास को c के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है,
इसका मतलब अगर मैं छोटा सा मास भी लूं, अगर मुझे उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी बतानी है कि इस मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना तो कितनी एनर्जी इस मास से प्रोड्यूस हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 किलोग्राम भी लूं, छोटा सा मास भी लिया मैंने 1 किलोग्राम का, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी स्क्वायर से। सी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 10⁸ आ रहा है ना, तो 1 किलोग्राम मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 1 इंटू सी का स्क्वायर, दैट वुड बी 9 इंटू 10⁻16 जूल। तो 1 किलोग्राम में 10⁻16 की ऑर्डर की एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। ओके, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि इतना मास है तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, उल्टा भी इतनी एनर्जी है तो उससे कितना मास प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, हाँ जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमें एक और चीज से हमें देखने को मिलती है। क्या हम सबको पता है कि अगर हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर हमारे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वी नो दैट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, अब अगर मैं ये देखो कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना है, अगर मैं इस न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करूं तो एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए मास, एक्सपेक्टेड मास होना चाहिए, और हमें पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, वी नो दैट। एक्सपेक्टेड मास होना चाहिए टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब जितना प्रोटॉन्स का मास है प्लस जितना न्यूट्रॉन्स का मास है, दैट मस्ट बी द मास ऑफ दिस होल न्यूक्लियस। ये एक्सपेक्टेड मास था, क्योंकि न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से, तो उनके मास को एड अप कर दो, न्यूक्लियस का मास आना चाहिए। पर अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करूं मास, तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मास जो है वो कम मिलता है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड, एज कंपेयर टू, मतलब जो हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास अगर मैं एड अप कर दूं, उस मास वो मिलना चाहिए था बट एक्चुअल उससे कम मिलता है, तो बाकी का मास कहां गया, बाकी का मास कहीं गायब नहीं हुआ है जी, बाकी का मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। अब वो एनर्जी क्या काम कर रही है, अब हमें पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो प्रोटॉन्स रिपेल, तो वो एनर्जी क्या कर रही है, इनको न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स को आपस में, न्यूट्रॉन्स को आपस में और प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स के साथ बांध के रख रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब जो मास डिक्रीज हुआ तो वो मास कहां गायब हुआ, वो मास इनके बीच की, इनको बाइंड करने के लिए, मतलब वो मास उस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ जो कि इनको बाइंड कर रहा है, और उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। समझ आ गई? इसका मतलब मास जो है मेरे पास वो किस पे कन्वर्ट हो गया, मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड दैट एनर्जी बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, सो दिस एनर्जी इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, इसका मतलब हमारे पास एक्सपेक्टेड मास क्या है, अगर मैं यहां पर देखूं तो एक्सपेक्टेड मास जो होना चाहिए वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो क्या है, जो मास हमें मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मास प्लस वो मास जिसने बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड की, और वो मास जिसने बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड की उसको हम कहां से निकाल सकते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, कि अगर वो मास मेरा m है तो वो क्या होगा, दैट बाइंडिंग एनर्जी ओवर c स्क्वायर। ये c को इधर ले आओ डिनोमिनेटर में तो m आ जाएगा, मतलब इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि m इज इक्वल्स टू e ओवर c स्क्वायर। ओके, तो एक्सपेक्टेड मास क्या था, जो एक्सपेरिमेंटली मिला, प्लस गायब हुआ मास क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो गायब हुआ मास क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इसको हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दैट मास वुड बी इक्वल्स टू e ओवर c स्क्वायर, बाइंडिंग एनर्जी ओवर c स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कंजर्वेशन लॉस क्या होते हैं, उसमें हमने पढ़ा व्हाट डू वी मीन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन डिटेल। उसके अंदर हमने पढ़ा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, वो अगर हम मास के कंजर्वेशन लॉ को अलग बोले तो वो बिल्कुल गलत है। हमें क्या कहना चाहिए कि इस एनर्जी, इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी एंड मास दोनों आपस में इनका सम टोटल जो है वो कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि मास जो है मेरे पास वो एनर्जी में कन्वर्टेबल है, एनर्जी मास में कन्वर्टेबल है, विच इज गिवन बाय द वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर इक्वेशन, दैट इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस E is equals to mc स्क्वायर। उसके हमने एग्जांपल स्टडी करा कि व्हाई द एक्सपेक्टेड मास इज मोर
than that of the experimentally determined, because the mass which has been गायब हो गया, जो mass, it has been converted into the energy which provides the मतलब which binds the nucleons together. So I hope आज आपका लेक्चर डिटेल में आपको समझ आया होगा. आगे कंजर्वेशन लॉस हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे. सो प्लीज आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म में आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.